हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सुमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका मेंस के एग्ज़ाम के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेंस का एग्ज़ाम जल्द ही 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम लोगों ने आपसे कहा था कि मैराथन क्लास आएगा, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, ये सब का मैराथन क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का ये वीडियो है। ये जो आज का जो वीडियो है ये साइंस का वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा एक दो वीडियो और आएगा साइंस का, उसमें आपका सारा साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कम समय में आप सिमुलतला के मेंस की तैयारी कैसे करें। तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और फालतू क्वेश्चन को हमको देखना नहीं है। ठीक है, तो जो पूछता है बस उसी पर हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे उसे। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला कह रहा है ना, एक तरफ देखिए भौतिक राशि लिखा हुआ है और उसका एसआई यूनिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्रव्यमान का क्या होता है एसआई यूनिट, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो किलोग्राम में। जैसे अगर आप दुकान के पास आलू ले जाने के लिए कोई सब्जी ले जाने लाते हो वहाँ से, तो आप क्या कहते हो कि 1 किलो आलू दीजिए, 5 केजी आलू दीजिए। तो यहाँ पर जो ये केजी जो होता है ना, यही आपका यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरीक़े से इसमें लिखा हुआ कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो किलोग्राम होता है। उसी तरीक़े से लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा समय है, तो समय का क्या होता है, सेकंड होता है। क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को देखिए हिंदी में अगर कहेगा ना, हिंदी में वर्ग मीटर बोलते हैं, और इंग्लिश फॉर्म में लिखेगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, इसे मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और हिंदी के फॉर्मेट में आप वर्ग मीटर भी बोल सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर ये आयतन है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका बोलते हैं घन मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, घन मीटर, या तो आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, मीटर क्यूब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, घनत्व का याद रखिएगा। घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट आप बेग का भी याद रखिएगा। बेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपका चाल का पूछेगा कि चाल का ये सही मात्रा क्या होता है, जिसे आप स्पीड कहते हैं, तो उसका भी यही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल और बेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए। देखिए आगे क्या कह रहा है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का याद रखिएगा, बल का पूछते रहता है। बल यानी फोर्स का क्या होता था, बल यानी फोर्स का एक तो न्यूटन होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, न्यूटन। और न्यूटन का एक बुक भी लिखा गया है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है, प्रिंसिपिया, इसके बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, तो न्यूटन के बुक का क्या नाम है, प्रिंसिपिया। इसी में ये अपना नियम के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, या इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये बल का होता है। और ऐसे तो आपका न्यूटन ज़्यादा फेमस है। आगे आते हैं दाब। तो दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या तो भार भी होता है, जो भार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आप याद रख सकते हो संवेग का। संवेग का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये सब पढ़ना नहीं है, अघूर्ण जड़त्व अघूर्ण ये सब नहीं, जो मेन मेन है उस पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ ऊष्मा पर आइए। ऊष्मा का क्या होता है, जूल होता है, ऊष्मा का जूल। और ताप का क्या होता है, तो ताप का केल्विन होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन यानी टेम्परेचर का। ठीक है, उसके बाद एक परम ताप का याद रखिएगा। परम ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, और अणु के द्रव्यमान का क्या होता है, मोल होता है। ये थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, जो मेन मेन चीज़ है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसको भी याद रख लीजिएगा, लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है,
और एक तरंग लंबाई याद रख लीजिएगा, मीटर होता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, इसे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मशीन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि मशीन जो होता है वह दो प्रकार के मशीन होते हैं। एक सरल मशीन होता है यानी सिंपल मशीन, और एक होता है जटिल मशीन। ठीक है, यानी हार्ड मशीन जो होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन जिसे बोलते हैं। अब आगे पढ़ना है कि सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल मशीन देखिए 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तोलक हिंदी में बोलते हैं लीवर, घिरनी हो गया जिसे हम पुली बोलते हैं, और नत समतल यानी इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और चक्र यानी व्हील हो गया। तो ये सब सरल मशीन के प्रकार हैं। तो हो सके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सरल मशीन का प्रकार है, तो यही सब ऑप्शन में रह सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए उसमें उत्तोलक था ना पढ़ने के लिए, तो उत्तोलक के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि उत्तोलक क्या है। तो हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि उत्तोलक होता क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भारी बोझ को किसी आलम्ब के गिर्द बल लगाकर उठाया जाता है। सीधा सीधी आप ये याद रखिए मोटा मोटी कि किसी बोझ को क्या उठाया जाता है, किसी बोझ को यानी भार को उठाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो बारी बारी से हमें पढ़ना है कि तीनों के बारे में। देखिए तीनों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ आप पहले जान लीजिए। जैसे इसमें पहला पढ़ना है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, ये कहते किसको है, तो पहले इस पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपको एक भार बिंदु इसमें मिलेगा, एक टेक बिंदु मिलेगा, एक प्रयास बिंदु मिलेगा। ये टेक बिंदु है ना, इसको कहीं पर आलम्ब हिंदी में आलम्ब भी कहीं पर ये लिखा रहता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और प्रयास बिंदु को कहीं पर आयास भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है, आयास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वैसा उत्तोलक जिसमें टेक बिंदु बीच में हो। ठीक है, टेक बिंदु क्या रहे, बीच में रहेगा, तो उसी को बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाता है जो समझिए। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है ना कि कैंची, प्लायर्स, ढेकी, ये सब किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी का ये सब उत्तोलक याद रखिएगा, कैंची, प्लायर्स और ढेकी। ठीक है, बाकी मैंने आपको परिभाषा बता दिया। नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आ जाइए। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए क्या लिखा है। तो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें भार बिंदु जो है, भार बिंदु बीच में रहे। ठीक है, तो वैसा उत्तोलक जिसमें भार बिंदु मध्य में हो तथा प्रयास एवं टेक बिंदु किनारे पर हो। देखिए है ना किनारे पर। ठीक है, अब मेन तो इसका ये पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत आता क्या है, सरौता। ठीक है, एक पहिए का ठेला गाड़ी। तो ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाकी ये दोनों किनारे रहेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो चिमटा आएगा। चिमटा जो पकड़ने वाला, जो रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है ना वो। हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पावर क्या है, शक्ति क्या है। तो याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति मतलब पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ पर W क्या हो गया, वर्क हो गया यानी कार्य हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्य, और बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखिए कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। मतलब एक सेकंड में कितना कार्य हुआ, तो एक सेकंड में जितना कार्य होगा उसी को बोलेंगे पावर। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है ऊर्जा क्या है।
ऊर्जा यानी एनर्जी किसे बोलते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, सीधा सीधी आप ऐसे याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा इस परिभाषा को, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो बस यही ध्यान में रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और एक स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु चल रहा होता है तो उस समय उसमें जो एनर्जी होता है ना, तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है बंदूक से निकली हुई गोली, क्योंकि वो स्पीड में आ जाएगा। अब स्पीड में आ जाएगा तो उसमें गति आ जाएगा। ठीक है, तो गति के कारण उसके उसमें जो ऊर्जा होगा उसी को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। इसके जस्ट उल्टा स्थितिज ऊर्जा है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। मतलब कोई चीज़ अगर स्थिर है तो स्थिर में भी जो ऊर्जा मौजूद होता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे तनी हुई धनुष की डोरी, तना हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगा। घड़ी की चाबी द्वारा घड़ी को गति देने वाला ऊर्जा, मतलब जो चीज़ स्थिर टाइप का है ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, क्लियर है, ऑल डन, ऑल ओके। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आगे कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कुछ नहीं करना है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मतलब दोनों को आप जोड़ दीजिए, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संयोग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो किसी वस्तु में कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरा रूप में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो बस यहाँ से याद रखिएगा, ऊर्जा का ना तो आप विनाश कर सकते हो ना ही निर्माण कर सकते हो, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदला जाता है। ठीक है, रूपांतरण किया जाता है यानी बदला जाता है एक रूप से दूसरे रूप में, ये ध्यान रखना है। अब आगे करो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, तो सूर्य से भी ऊर्जा मिलता है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, जैव मात्रा मतलब लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब से ऊर्जा से मिलता है, यानी ऊर्जा के ये सब सोर्स है। नेक्स्ट, इसमें जो मेन चीज़ है हम लोग उसी को सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना तो बहुत सारा कुछ है इसमें। आगे कह रहा है कृत्रिम उपग्रह क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आए दिन आप देखते होगे कि सतीश धवन सेंटर से श्रीहरिकोटा से आपका सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे आदमी बनाया है, जिसको मानव बनाया है। तो वो सैटेलाइट अब जाएगा ऊपर में, तो वो किसी ना किसी को, या तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित पिंड को कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे देखिए आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है, भास्कर है, रोहिणी है, एप्पल है, इनसैट है, IA, IB, 2B, ये सब आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब तो बहुत सारा सैटेलाइट का निर्माण हो चुका है। ठीक है, आए दिन भारत में सैटेलाइट लॉन्च तो होता ही रहता है। ठीक है, मंगल ग्रह का अलग सैटेलाइट है। ठीक है, सूर्य पर जो सैटेलाइट गया उसका आदित्य L1, जो सूर्य पर जो सैटेलाइट गया है ना उसको क्या बोलते हैं, आदित्य L1, ये सूर्य पर गया है। ठीक है, बाकी आपने नाम सुना होगा चंद्रयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है समझिएगा। इसमें कह रहा है कि वह वेग जिससे फेंकने पर कोई वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है उसे पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है,
मतलब आप इतना स्पीड से अगर कोई वस्तु को फेंको ना, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप इतना स्पीड से फेंको कि वो कभी पृथ्वी पर वापस लौट के आए ही नहीं, तो जिस स्पीड से आप फेंकोगे ना उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब आप अब आप ये भी कहिए कि सर एस्केप वेलोसिटी होता कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर के हिसाब से अगर कोई वस्तु को फेंकते हो तो वो वापस फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसलिए आप याद रखिएगा पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। लेकिन चंद्रमा के सतह के लिए कितना होता है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये चंद्रमा के सतह के लिए याद रखिएगा 2.37 चंद्रमा के सतह के लिए पलायन वेग है। लेकिन 11.2 जो है वो आपका पृथ्वी के लिए है, इसे दिमाग में आप हटा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, ऊष्मा क्या है, तो कह रहा है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण किसी वस्तु को गर्म या ठंडा होने का अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम सेंसेशन कर सकते हैं कि गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब ऊष्मा की वजह से होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, तो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। इसे कैलोरी में भी मापा जाता है। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछेगा ना तो जूल बोलिएगा, लेकिन इसे किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में भी मापा जाता है इसे, ऊष्मा को। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है यहाँ पर ऊष्मा मापने वाला यंत्र बताइए, मशीन का क्या नाम है, कैलोरीमीटर। क्या नाम है, ऊष्मा मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, कैलोरीमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये ताप आपके लिए मेन नहीं है, जो मेन क्वेश्चन उस पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा कि ताप का टेम्परेचर का मात्रक क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय मापक पूछेगा तो केल्विन हो जाएगा। ऐसे सेल्सियस में इसे मापा जाता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। इसे हम सेल्सियस में भी, इसे सेल्सियस में भी मापा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ, इसे भी समझ, इसे पूछता ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पढ़ने के लिए इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा यानी एनर्जी का ही एक रूप है जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। जब लाइट मिलेगा तभी तो हम देख सकते हैं, अंधेरा में तो कोई वस्तु दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। आगे कह रहा प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वही प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत है कौन कौन, तो प्राकृतिक यानी नेचुरल सोर्स भी है और मानव निर्मित भी है। तो प्राकृतिक में आपका सूर्य, तारा, ग्रह हो जाएगा। और मानव निर्मित में टॉर्च, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, मोमबत्ती हो गया। तो ये सारा जो होता है वो मानव निर्मित में आता है, जिसे मानव ने बनाया है। ठीक है, ऑल ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ दिक्कत अगर होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे यहाँ पर आ जाइए। जो मेन चीज़ है हम लोग उसको देखते हैं पहले। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के विचार से वस्तु कितने प्रकार के होता है। मेन यहाँ पर आइए, पारदर्शक किसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मेन चीज़ यही है। वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। मतलब प्रकाश आर पार हो जाएगा ना उस जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, तो उसे हम बोलेंगे पारदर्शक पदार्थ। जैसे हवा, पानी, कांच, शीशा, शुद्ध जल, गैस, ये सारा पारदर्शक होता है। तो इसमें आपको पूछ भी सकता है ऐसे करके कि इनमें से कौन सा पारदर्शक पदार्थ है। तो अभी सब ध्यान में रखिएगा, हवा, पानी, कांच, शीशा, शुद्ध जल, गैस, ये सारा पारदर्शक में आता है। पारभासक किसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसेंट वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पार होती है, तो उसे पारभासक बोलेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, तो इसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा, पूरा नहीं। नेक्स्ट,
अपारदर्शक किसको बोलते हैं? तो वैसी वस्तु जिनमें प्रकाश की किरणें पार ही नहीं होता है, जिसे पार ही नहीं कर सकता है, उसे अपारदर्शक वस्तु बोलेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब अपारदर्शक होता है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी वस्तु पारदर्शक है, पारभाषक है और अपारदर्शक है। नेक्स्ट। ठीक है, ये सब छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आइए, ग्रहण क्या है? तो देखिए, जब प्रकाशमान स्रोत के सामने एक अपारदर्शक ग्रह आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये, मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु आ गया है, मान लीजिए पृथ्वी ही आ गया है, ठीक है, तो फिर कोई अपारदर्शक चीज़ आ गया है, मतलब जिससे प्रकाश आर पर नहीं होगा। तो कोई भी अगर लाइट के सोर्स में अगर कोई वस्तु आ गया है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? ग्रहण बोलते हैं, मतलब इस पर ग्रहण लग जाएगा, यही तो है हुआ। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई अपारदर्शक ग्रह आ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये क्या है? मून है। तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? इसके बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो इसमें क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें टोटल कहाँ पड़ता है? अर्थ पर पड़ने लगेगा। ठीक है, तो वही कहता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो लाइट पहुँचेगा नहीं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या को लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण पर आ जाइए, उसके जस्ट उल्टा है। तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, यहाँ तीन बॉडी हम लोग बना देते हैं। आगे कर रहा है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, अगला मून आ जाए, ठीक है, ये अर्थ है, तो अगला मून अगर बीच में आ जाएगा ना, तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप ध्यान ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो पहले आप समझिए, पहले यहाँ से ध्यान दीजिए पहले आप, तब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? तो दृष्टि दोष मतलब दिखाई नहीं देना। यदि मनुष्य की आँख से निकट बिंदु या दूर बिंदु पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाई पड़ती है, तो इसे दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब जब आप निकट की वस्तु नहीं देख पाते हो या फिर दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हो, तो समझ लीजिए कि आपके आँख में क्या है? डिफेक्ट है, दृष्टि दोष है। उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष, मतलब देखने में दोष। ठीक है, और दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो आइए हम लोग जान जाते हैं वो 4 प्रकार है कौन कौन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया जिसे बोलते हैं। इसके बारे में कहता है कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को, अनंत मतलब दूर होता है, परंतु अनंत की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि वाला में क्या होगा ना, निकट वाला ही दिखाई देगा, निकट वाला वस्तु ही दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये आपको ध्यान में रखना। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला ही दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देता है। इसे ध्यान रखिएगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। ये बीच वाला आप छोड़ दीजिए, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है दूर दृष्टि दोष क्या है, यानी फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ये जस्ट उसके उल्टा है। मैं अगर आपको बताऊं दूर दृष्टि ना है, तो दूर दृष्टि वाला में क्या होगा
कि आपको दूर, आप एक निकट बनाइए एक दूर, तो दूर वाला ही चीज़ आपको दिखाई देगा, लेकिन निकट निकट वाला ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है उसके, दूर वाला दिखाई देगा लेकिन निकट वाला दिखाई नहीं देगा, तो समझ लीजिए कि आपको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं, जो ऊपर दो क्वेश्चन छूटा ना, अब वो समझ में आएगा। यहाँ पर निकट बिंदु क्या है? तो मनुष्य को दोष रहित आँख के लिए निकट निकट बिंदु, या सीधा सीधी आप ये याद रखिए कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना गया है, और दूर वाला बिंदु कितना माना गया है? अनंत, यानी इन्फिनिटी माना गया है। इसे थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। निकट बिंदु कितना माना गया है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर के बिंदु को कितना माना गया? अनंत, यानी इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, आ गया दोनों चीज़ समझ में? चलिए अब यहाँ पर आइए, आगे तीसरा पढ़िए, दृष्टि दोष में तीसरा नंबर। तो तीसरा में देखिए, जरा दृष्टि दोष है, प्रेस्बियोपिया। तो इस प्रकार के दोष में मनुष्य ना तो निकट की वस्तुओं को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, यह दोष प्रायः बुढ़ापे में होता है, ना नज़दीक का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज़ ये याद रखना कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे बाईफोकल, और हिंदी में बोलेंगे द्विफोक्सी। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए ये लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। कह रहा है कि इस प्रकार के दोष में एक ही वस्तु का दो प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, एक ही वस्तु का दो फोटो दिखाई देगा। तो इस दोष से युक्त मनुष्य को अखबार का पृष्ठ पूरी तरह काला नजर आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या दिखाई देगा? तो एक ही वस्तु दो बार दिखाई देगा, दो प्रतिबिंब दिखलाई पड़ेगा। और मेन इसमें ये याद रखना आपको, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। प्रिज्म क्या है? ऐसे ही सब पढ़ाना नहीं है, सीधा सीधी आप प्रिज्म समझ लो, एक कांच का एक अपवर्तक सतह होता है। ठीक है, मतलब ऐसे रहेगा, त्रिभुज के जैसा रहता है। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज के जैसा रहेगा, कांच की तरह। तो बस वही आपका प्रिज्म है। अभी आप मोटा मोटी बस यही याद रखो। ठीक है, आगे कह रहा वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन होता क्या है? कहता जब कोई किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह उन रंगों में टूट जाती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये प्रिज्म है। ठीक है, आई प्रिज्म से मान लो कोई यहाँ से लाइट जा रहा है, आई प्रिज्म से जैसे ही टकराएगा ना, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। कितना रंगों में? तो 7 रंगों में वो टूट जाती है। जैसे आपको आगे समझ में आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए यही 7 रंग है। यहाँ पर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट क्या है? यह 7 रंगों से मिलकर बना है। मतलब जो वाइट लाइट है ना, जैसे वाइट लाइट कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश, वाइट लाइट कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश। तो वही कह रहा है कि यह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। इन रंगों का क्रम देखिए, पहले बैंगनी आएगा, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसका एक फॉर्मूला होता है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो बैनिया पिनाला, बैनिया पिनाला। और इंग्लिश में VIB विग्योर लिखा हुआ है। तो इस फिगर को पहले आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से आपका लाइट आया, सनलाइट, ये कितना भागों में बट गया? 7 भागों में बट गया। ठीक है, तो यही आपका V से हो गया वायलेट। ठीक है, मतलब वो बैंगनी है। बैंगनी के बाद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बैनिया, नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला के बाद आपका यहाँ देख लीजिए, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यही 7 रंग होता है, 7 रंग में बट जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ये पूरा प्रोसेस क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, यानी वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, ऑल ओके। बढ़ते हैं आगे। ये छोड़िए, जो मेन चीज़ है उसे अब देखिए। थोड़ा सा इससे क्वेश्चन लगभग आता ही है।
कह रहा है इसमें कि ब्रह्मांड, ऐसे तो ब्रह्मांड तो पूछता नहीं है ब्रह्मांड क्या है, लेकिन फिर भी अब जान लीजिए, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका मात्र है। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी को घेरने वाला जो अनंत आकाश है जिसका अंत ही नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड लगभग प्रसारित होते जा रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे। तारे क्या है, तो तारे विशाल गोलाकार पिंड है जिससे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलता है तारा से। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब ग्रह मार के निकल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य क्या है, सूर्य तारा है। आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं, रात में। आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, सूर्य की तेज रोशनी के कारण, ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। अब मेन जो है उसको पढ़ेंगे, ये सब छोड़िए। ठीक है, जो मेन चीज़ है यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, अगर कोई लाइट है, लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आइए, जो मेन क्वेश्चन है उस पर, प्रकाश का चाल कितना होता है या प्रकाश का वेग होता कितना है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ज़्यादातर ये वाला लिखा रहता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे आइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, किलोमीटर में बोलिएगा तो इतना हो जाएगा 9.460 इंटू 10⁻12, इतना होता है किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष में इतना किलोमीटर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है एल्फा सेंटोरी तारे की दूरी पृथ्वी से कितनी होती है, तो 4.3 प्रकाश वर्ष होता है। अल्फा सेंटोरी एक तारा है, तो उसका पृथ्वी से दूरी पूछ रहा था, कितना होता है, 4.3। ठीक है, आगे कह रहा है सबसे चमकीले तारे साइरस, सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस, की दूरी पृथ्वी से कितना है, तो 8.7 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट आइए, मंदाकिनी की आकृति कैसी होती है, तो इलिप्टिकल मतलब ऐसे अंडा की तरह होता है, सर्पिलाकार। ठीक है, एक सर्पिलाकार और एक दीर्घवृत्ताकार होता है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, जो पूछता है हम लोग उसमें पहले बढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आइए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है ना। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, तो वो नेपच्यून है। ठीक है, प्लूटो अब हट चुका है। ठीक है, वरुण है। अगर आपसे पूछेगा ना कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, तो वरुण बोलिएगा, वरुण ग्रह, नेपच्यून जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से हट गया है। ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है, बल्कि वो बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये अब हट चुका है। ठीक है, छोटा ग्रह में आप बुध को बोल सकते हो। आगे आइए, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो जो सूर्य से सबसे निकट है वही बुध है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून बोलिएगा, क्योंकि वो दूर में है। ठीक है, ये प्लूटो नहीं होगा, प्लूटो अब हट चुका है। ठीक है, नेपच्यून होगा। आगे कह रहा है कि सांझ का तारा किसको बोलते हैं, इवनिंग स्टार शुक्र को बोलते हैं। सुबह का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। सब क्वेश्चन पूछा ले। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, यहाँ पर आइए, किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह, देखिए ये किसका है, तो ये शनि का है। किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, शनि। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन। उपग्रह आपको पता है ना, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे, ये छोड़ दीजिए, ये पुराना चीज़ है। ठीक है, इसे मत याद रखिएगा।
ठीक है, ये बदल चुका है अब। यहाँ पर आइए, कितने ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा क्या, चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, आगे कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। आगे कह रहा है कि सौर परिवार के ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? तो कह रहा है शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व, पूछा वो क्वेश्चन है, जितना भी ग्रह है ना वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन किसको छोड़कर? शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है, सौर परिवार में अब 8 ग्रह हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कई ग्रह है तो 8 बोलिएगा, 9 पहले था, प्लूटो अब हट चुका है। ठीक है, अब 8 ही ग्रह है। तो ये इतना दूर तक याद रखिएगा, इतना दूर तक बस। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, वही अरुण वरुण होता है, हिंदी में यूरेनस को अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, प्लूटो हटा लीजिएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है? देख लीजिए, पृथ्वी 3 नंबर पर है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो शुक्र और मंगल पड़ोसी ग्रह है। चंद्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो 27.3 दिन लगता है। ठीक है, इसे छोड़ दीजिएगा, 48 नंबर ये गलत है। गलत मतलब अब बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, ये मेन क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड किसको बोलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो मलबा जो स्थित होता है ना, उसी को बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस है। ठीक है, आगे यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन पूछता है कि हेली पुच्छल तारा, एक पुच्छल तारा भी होता है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। हाल ही में ये 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, 1986 में ये दिखाई दिया था। तो हर 76 वर्ष पर दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। ठीक है, ठीक है, ये सब पूछता नहीं है उल्का वगैरह, जो पूछता है हम लोग बस उसी को अध्ययन करेंगे। पढ़ने के लिए आप ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, रीड करने के लिए ये सब रीड कर सकते हो आप। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक हम लोग यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।